नमः संस्कृताय। मैं सचिन कुमार यादव और मेरे चैनल का नाम है देववाड़ी गंगा, जिसमें आज हम जानेंगे यूपी टेट जो आगामी परीक्षा है हमारी, तो उसमें कुछ प्रश्न हमारे कहाँ से बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना हमें आवश्यक होता है। तो किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसके पाठ्यक्रम को देख लें। पाठ्यक्रम क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ का पढ़ना है, ये सब चीज़ें जानकारी एक अध्ययनकर्ता के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो उस क्रम में हम जो हमारा एक संस्कृत विषय है, उसमें हम पहला जो चैप्टर जानना ज़रूरी होता है वह है वर्ण विचार, जहाँ से यूपी टेट में 2 से 3 प्रश्न बनते भी हैं वर्ण विचार से। तो ये 2-3 प्रश्न आपको आसानी से अगर मिल जाएं तो उसमें दिक्कत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो वर्ण विचार में हम पहला जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण तो मुख से निकली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, या भाषा की एकदम निम्न इकाई वर्ण कहलाती है। उसी को संस्कृत भाषा में कह दिया जाता है ना क्षरति अक्षरा, यानी जिसका विनाश ना हो, जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका टुकड़ा ना किया जा सके, ऐसी चीज़ों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहले हम जानेंगे वर्ण ना क्षरति अक्षरा। ऐसे प्रश्न बन सकता है, ना क्षरति का, ना क्षरति का अक्षरा, तो जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते हैं। तो अक्षर 2 प्रकार का है, एक स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता हो वो स्वर कहलाता है। या ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। या ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बड़ी आसानी से हो जाए, स्वतंत्र रूप से हो जाए, उसे स्वर कहते हैं। और वह स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार के हैं, एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व क्या क्या है? अ, ई, उ, री, लृ। अ, ई, उ, री, लृ ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। अब इन्हीं ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यहाँ पे आपने ह्रस्व स्वर में एक वर्ण देखा लृ। लृ का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए दीर्घ में उसकी गिनती नहीं की गई है, उसकी गणना दीर्घ स्वर में नहीं की गई। प्लुत स्वर जैसे किसी वर्ण का हम उच्चारण कुछ देर तक करते हैं, 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम ओम का जाप करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम, तो यहाँ जो वो है वह दीर्घ ना होकर के प्लुत हो जाता है। या ऐसा समझें हम, जैसे किसी व्यक्ति को हम दूर से बुलाना, वैसे संस्कृत व्याकरण में प्लुत कहा गया दूराधते च प्लुत, यानी जिसका दूर से उच्चारण हो, दूर से बुलाया जाए वह वहाँ प्लुत होता है। जैसे हे कृष्ण, हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ। या कोई मान लीजिए दूर बैठा व्यक्ति है, उसका नाम कमल है, तो हम बोलते हैं हे कमलवा। वहाँ पे आ में जो वहाँ में आ निकल रहा है, वहाँ वह दीर्घ न होकर के वहाँ वह आ जो है प्लुत हो जाता है। अब व्यंजन की आधी मात्रा होती है। प्रश्न बनता है व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? तो व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन अन्नोग भवत व्यंजनम, यानी जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के मुख्यतः तो 3 वेद हैं, पर यूपी टेट के लिए हम 4 समझेंगे।
मुख्यतः व्यंजन के 3 भेद हैं, एक है स्पर्श व्यंजन, एक है ऊष्म व्यंजन और एक है अंतस्थ व्यंजन, और जो चौथा यूपी टेट में गिना जाता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा कभी तालु में, कभी मूर्धा में स्पर्श करती है, कभी दांत में स्पर्श करती है, तो ऐसे वर्णों को उच्चारण करने में जिन जो आते हैं उन्हें हम स्पर्श करते हैं। तो ये हैं हमारे कादियो मावसाना, का से लेकर के माँ तक, यानी का से लेकर जो 25 माँ तक 25 वर्ण हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। कहाँ से कहाँ तक है, का से लेकर माँ तक। या प्रश्न ऐसा बन सकता है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है। अधोलिखितेश स्पर्श वर्णः नास्ति, नीचे दिया गया है उसमें से स्पर्श वर्ण कौन सा नहीं है, तो उसमें एक होगा जो नहीं होगा। इस तरीके हमारे प्रश्न बनते हैं। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। तीनों प्रकार के सा जो हम पढ़ते हैं, सा 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 और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। पहला सा है जिसे हम तालव्य सा कहते हैं, फिर मूर्धन्य सा है, फिर दंत्य सा है, और एक है हा। ये 4 वर्ण जो है ऊष्म में गिने जाते हैं, और 4 है अंतस्थ, या व र ला, यह अंतस्थ है। और इन अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण जो हैं इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि अर्धस्वर कौन सा नहीं है, अर्धस्वर कौन सा नहीं, ऐसा प्रश्न बन सकता है, और ऐसा प्रश्न बना भी है यूपी टेट में। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, आप इतना जानें कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो वह या वाला है। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिसमें स्वर का व्यवधान हो, यानी जिसमें जिन वर्णों के बीच में स्वर ना आए उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। जैसे छत्रज्ञा पढ़ते हैं, छत्रज्ञा, जो छत्री वाला छा है वह का और मूर्धन्य षा से मिलकर बना है। त्रा आपका ता और रा से मिलकर बना है, और जो ज्ञा है वह जा और यहाँ से मिलकर बना है। इस तरीके आपने वर्णों में समझा। वर्ण विचार में अभी केवल एक बेस है वर्ण का, कि वर्ण किसे कहते हैं। ना क्षरति तक्षरा, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वयं राजन्ते स्वरा। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अन्नभूत व्यंजना। और अब स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। 1 मात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो भवेत् दीर्घः, और त्रिमात्रो भवेत् प्लुतः। व्यंजनम च अर्धमात्रकम्। इन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, ह्रस्व कहते हैं। जैसे आ ई उ री ली, 5 हैं, ह्रस्व स्वर 5 हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री लिरी, लिरी नहीं है, सॉरी क्षम्यताम, लिरी नहीं है, लिरी केवल ह्रस्व होता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता। आ ई उ री ए ओ, ये आपके दीर्घ हो गए। प्लुत की 3 मात्रा होती है, और जिसे हम ओम का उच्चारण करते हैं या किसी चीज़ को हम कुछ देर तक उच्चारित कर देते हैं, वहाँ वर्ण स्वर या दीर्घ ना होकर के प्लुत हो जाता है। व्यंजन की आधी मात्रा हम पहले बता चुके हैं। अब व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के मुख्यतः तो 3 भेद हैं, लेकिन हमें जानना चाह रहे हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, जो का से लेकर मा तक है, जिसकी संख्या है 25। दूसरा है अंतस्थ है ऊष्म व्यंजन। समझिए ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं आपके, सा 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 हा। अंतस्थ व्यंजन या वाला 4 है। और जो संयुक्त व्यंजन चौथा है उसमें छत्रज्ञा पूछा जाता है। तो छा जो आपका मिलने का बना हुआ है वह का और मूर्धन्य सा, जिन्हें हम खटकोट सा भी पढ़ते हैं, उससे मिलकर बना है। और त्रा आपका ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है जा और यहाँ से मिलकर बना है। तो आज पहले हम इतना जानेंगे, उसके बाद अभी हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र
माहेश्वर सूत्र जब तक हम नहीं जानेंगे, माहेश्वर सूत्र देखिए व्याकरण की एक नींव है। माहेश्वर सूत्र से हमारे कई प्रश्न बन सकते हैं। माहेश्वर सूत्र में पूछा जा सकता है कि कौन सा सूत्र किस नंबर पे आया है, या कौन से वर्ग सूत्र में जो है वर्ग के तीसरे वर्ण गिने गए हैं, और या माहेश्वर सूत्र से हम प्रत्याहार जानेंगे। माहेश्वर सूत्र से जब हम प्रत्याहार जान जाएंगे, प्रत्याहार को जानने के बाद हम संधि में जो समझने में आसानी होगी। जैसे दीर्घ संधि पढ़ते हैं तका स बड़े दीर्घा, अक क्या है ये जानेंगे। व्यंजन संधि में पढ़ते हैं झलाम जसवंत, ये झल क्या है, जस क्या है, झस क्या है। जब तक हम माहेश्वर सूत्र नहीं जानेंगे तब तक हम इन प्रत्याहारों को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम माहेश्वर सूत्र को जानेंगे। तो आज अगली वीडियो में माहेश्वर सूत्र ही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और पढ़ने वालों के लिए भेजिए, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है।